फ़ोन पर सुधा ने तन्वी से बात की और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। तन्वी सुधा की छोटी बहन है। उसने फ़ोन पर सुधा से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर आ रही है। उसका आना सुधा को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह सामान उठा उठा कर इधर उधर पटक रही थी। उसको जब भी गुस्सा आता है वह डस्टिंग करते समय इतनी ज़ोर ज़ोर से फटका मारती है कि पड़ोस के लोगों के घरों तक आवाज़ जाती है। फिर मोटा डंडा लाती है और गद्दों को पीटना शुरू करती है, यानी कि धूल झाड़ती है। उसकी बिल्डिंग के लोग इसका बहुत मजाक बनाते हैं। आंटी हमेशा कहती हैं, इतना जोर से गद्दों की धूल तो गद्दे बनाने वाले, रुई पीसने वाले भी नहीं झाड़ते। इसका तो बहुत नाटक है बाबा। और इसलिए सुधा का नाम फटका वाली बाई रख दिया है बिल्डिंग के लोगों ने। वो यह सब कर रही थी कि उसके दोनों बच्चे कमरे में आए और पूछने लगे, किसका फ़ोन था मम्मी? तुम्हारी तन्वी मासी का, सुधा ने जवाब दिया। अच्छा, कब आ रही है मासी? उसकी बेटी निशा ने पूछा। परसों सुबह आ रही हैं, सुधा ने खिन्न मन से कहा। अब सब शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। तन्वी को कैसे बिजी रखा जाए ताकि उसके बॉयफ्रेंड की बातें उसकी बहन को ना पता चल सके। इसी उधेड़बुन में सुधा का एक दिन निकल गया। वह अंदर से उसके आने से खुश न थी, लेकिन वह यह बात जता भी नहीं सकती थी। अगले दिन तन्वी सुधा के घर पहुंच गई। वह अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आई थी। कुछ सामान उसका था और कुछ सुधा व उसके बच्चों के लिए। आते ही वह सुधा से गले लगती हुई बोली, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, सुधा ने कहा। चलो सामान लेकर अंदर चलते हैं, बैठकर बातें करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा, तन्वी ने कहा। एक काम करो तन्वी, तुम अपना सामान निशा और पिंटू के रूम में रख दो। वह क्या है ना कि 2 बेडरूम हैं, एक मेरा और एक पिंटू व निशा का, इसलिए तुमको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं बच्चों के साथ रूम शेयर कर लूँगी, आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, तन्वी ने कहा। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और तन्वी बाथरूम में चली गई। जब तक तन्वी फ्रेश होकर आई, सुधा ने चाय बना ली। उसको पता था कि तन्वी को चाय बहुत पसंद है। दिन में कितनी बार भी चाय को पूछो, वो Thank हाँ you ही guys बोलेगी। for watching this उसके video. साथ उसने बिस्कुट Recently भी we are एक प्लेट में hitting निकाल 1000 लिए subscribers. थे। नाश्ता Thank you a बनाने के झंझट lot में guys for वो your पढ़ना नहीं love चाहती and थी। support. नाश्ता बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता और वह पाठक अंकल से बात न कर पाती। मिस्टर पाठक उसकी कॉलोनी में ही रहते थे। उस बिल्डिंग से 2-3 बिल्डिंग छोड़कर उनका घर है। वे प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 6 महीने पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है। वे काफ़ी आशिक मिजाज हैं। अंकल कहने पर वे चिढ़ जाते हैं, इसलिए कॉलोनी के बच्चे उनका मजा लेते हैं और अब सभी लोग उन्हें अंकल कहकर ही बुलाते हैं। इस तरह उनका नाम पाठक अंकल ही पड़ गया। वे अपने को अभी भी नवयुवक ही समझते हैं। 1-2 बार एक किराने की दुकान पर उनकी सुधा से मुलाकात हुई। जान पहचान बढ़ने लगी। फिर तो रोज़ किसी न किसी बहाने मिलने लगे। कभी वॉकिंग के बहाने, सब्जी फ्रूट लाने के बहाने मुलाकातें होने लगी। सुधा साधारण नयन नक्श की महिला थी। गोरा रंग, सामान्य कद काठी, लेकिन अपने को मिस वर्ल्ड ही समझती थी। पुरुषों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, इसमें उसको महारत हासिल थी। उसके लटके झटके और अंग प्रदर्शन करते कपड़े, उसके पहनावे के कारण पुरुष उसको घूरते थे। पाठक अंकल तो वैसे भी रंगीन मिजाज थे। दोनों के बीच अफेयर हो गया। दोनों व्हाट्सएप पर दिन भर चैटिंग करते, फोन पर बातें होती जैसे कि वो किशोरावस्था के प्रेमी प्रेमिका हो। पाठक अंकल भूल गए थे कि वे 60 वर्षीय अधेड़ हैं और जिसके प्रेम में पड़े हैं वह उनसे 15 साल छोटी 2 बच्चों की माँ है। वहीं दूसरी ओर सुधा 7वें आसमान पर थी, यथार्थ की दुनिया से बेखबर, समाज की परवाह किए बिना। सही और गलत से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी नज़र में जो ठीक है उसी को वह सही मानती थी, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। तन्वी अपने साथ दीदी, जीजाजी और बच्चों के लिए जो सामान लाई थी वो उसने सुधा को दे दिया। सामान देखकर बच्चे और सुधा खुश हो गए। फिर अचार का डब्बा देते हुए तन्वी बोली, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना, इसलिए खास मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ। अरे हाँ, अच्छा हुआ तू लेकर आ गई। मैं तुझसे बोलने वाली थी कि अचार लाना।
तेरे हाथ के बने अचार की तारीफ तो तेरे जीजाजी भी करते हैं, सुधा बोली। फिर तन्वी ने घर के सभी लोगों के बारे में बताना शुरू किया। मामा जी के पैर की हड्डी टूट गई थी, वे इंजेक्शन लगवाने से कैसे घबरा रहे थे, सब किस्से हंस हंस कर बता रही थी। लेकिन सुधा का मन उसकी बातों में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि समीर का मैसेज आया होगा, अभी वह होटल पहुंच गया होगा। उसने कहा था कि होटल पहुंचने के बाद मैसेज करेगा, मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल करेगा, फिर पाठक अंकल का भी मैसेज हो सकता है। लेकिन वो अभी तन्वी के सामने मैसेज कैसे चेक करे? इसी दुविधा में वो अनमने मन से उसकी बातें सुन रही थी। समीर सुधा की बिल्डिंग में ही रहता था। कई बार लिफ्ट में एक साथ आना जाना होता था और फिर एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण जल्दी ही जान पहचान हो गई थी सुधा और समीर के बीच। यह जान पहचान जल्दी अफेयर में बदल गई। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, फ्रेंच कट दाढ़ी, गोरा रंग, बहुत आकर्षक चेहरा था। उसको पहली नज़र में देखते ही सुधा उस पर फिदा हो गई थी। उसकी बातचीत का तरीका भी बहुत प्रभावशाली था। आसानी से कोई भी उससे प्रभावित हो जाता था। शुरू में तो उसने सुधा पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुधा तो जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। उसके सुबह ऑफिस जाने के समय वॉकिंग के बहाने निकलती, उसको गुड मॉर्निंग विश करती। रात को भी उसके ऑफिस के आने के समय नीचे पैसेज में बैठकर उसका इंतजार करती और बात करने के बहाने ढूंढती रहती। समीर की पत्नी मायके गई तो जैसे सुधा के हाथ में खजाना लग गया। इसी मौके का उसने फ़ायदा उठाया और समीर को अपने घर कॉफ़ी पर इनवाइट किया। फिर तो यह रोज़ का सिलसिला हो गया। उसको इम्प्रेस करने के लिए और ये दिखाने के लिए वह कितनी मॉडर्न है, वेस्टर्न आउटफिट पहनने लगी। हमेशा ऐसे कपड़े पहनती जिसमें हद से ज़्यादा अंग प्रदर्शन रहता। समीर धीरे धीरे समझने लगा था कि सुधा उस पर फिदा है। वह क्या चाहती है वह यह भी समझ रहा था। पुरुष तो आखिर पुरुष ही होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। अगर औरत ही आगे होकर पुरुष पर डोरे डाले, देह समर्पण करे, तो पुरुष क्यों पीछे हटेगा? उनका यह अफेयर शारीरिक संबंधों में तब्दील हो गया। समीर ऑफिस से जल्दी आता और अपने घर जाने के बदले सुधा के घर पर रुकता। एक तरफ समीर अपनी पत्नी काव्या को धोखा दे रहा था, वहीं दूसरी ओर सुधा अपने पति को। दोनों ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी थी। न किसी बात की चिंता थी, न समाज की फिक्र। दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खोए थे। समीर जब सुबह ऑफिस जाता तो बालकनी में आकर उसको बाय करती और रस्सी पर टंगे टॉवल के पीछे खड़ी रहकर उसको फ्लाइंग किस देती। शाम को बालकनी में खड़ी रहकर उसके आने का इंतजार करती। शाम के खाने की तैयारी 4 बजे से शुरू कर देती थी ताकि समीर के घर आने पर वह किचन के कार्यों से मुक्त हो सके। धीरे धीरे उसके बिल्डिंग के लोगों को भी पता चलने लगा। वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। लोग सुधा को देखते ही खुसर फुसर शुरू कर देते, लेकिन सुधा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। तन्वी के आ जाने की वजह से वह समीर को बाय भी नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। समीर और पाठक अंकल के मैसेज आने पर उनका समय पर जवाब न दे पाती थी। तन्वी के ऊपर किचन की जिम्मेदारी छोड़कर वह उनसे बात करती थी। पाठक अंकल कितने चिपकू हैं और मूर्ख भी। मैंने बोला है कि टाइम मिलने पर मैं खुद उनको कॉल करूँगी, फिर भी मैसेज करके कॉल करके परेशान करते रहते हैं। उनको तो कोई काम धंधा नहीं है, रिटायर जो है वे। सुधा मन ही मन में झल्ला पड़ी। उधर तन्वी महसूस कर रही थी कि जब से वह आई है दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। पता नहीं उसका आना दीदी को अच्छा लग रहा है या नहीं। सुधा पूरे दिन या तो चैटिंग करती या फ़ोन पर बात करती रहती। तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा के साथ जब वो खाना बनाने में मदद कर रही थी तभी उसने सुधा से कहा, दीदी कल संडे है, जीजाजी भी घर पर ही रहेंगे, क्यों ना हम मूवी देखने चले, फिर डिनर भी किसी अच्छे होटल में करके आएंगे। तन्वी अपनी बात खत्म करती इससे पहले सुधा के पति किचन में आ गए। बोले, क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में, जरा हम भी तो सुने। तन्वी ने कहा, कुछ नहीं जीजू, मैं दीदी से कल मूवी देखने की बात कर रही थी। नेकी और पूछ पूछ, सुधा के पति ने कहा।
कल हम सब मूवी देखने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैं पिंटू और निशा को भी बताकर आता हूँ। दोनों यह सुनकर खुश हो जाएंगे। दूसरे दिन सब लोग मूवी देखने गए। उसके बाद डिनर किया। फिर पिंटू ने कहा, पापा आइसक्रीम भी खानी है। आइसक्रीम खाते खाते खूब गप्पे मारी, बहुत एंजॉय किया। घर पर आने के बाद भी सुधा और तन्वी की बातें खत्म नहीं हुई, बल्कि और 1 घंटा जारी रही। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे तन्वी सोच रही थी कि कितनी अच्छी फैमिली है दीदी की। जीजा जी भी कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं वे जीजी और बच्चों का। हमारे यहाँ जब दीदी आती है तो उन्हें छोड़ने आते हैं और जब लेने आते हैं तो भी 10-15 दिन रुकते हैं। हम सब खूब सैर सपाटा करते हैं। पीयूष भी दीदी जीजा जी के आने पर छुट्टी ले लेते हैं। कितना मज़ा आता है। दूसरे दिन जब तन्वी उठी तो देखा टीवी पर प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन दीदी का कोई अता पता नहीं है। उसने सोचा शायद बालकनी में होंगी। यह सोचकर वो बालकनी में गई, लेकिन वहाँ वे नहीं थी। फिर सोचा सामान लेने गई होगी, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब वे घर में ही है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर गई। वह बाथरूम के दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके अंदर से बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह दरवाजे के नज़दीक पहुंची तो दीदी किसी से कह रही थी कि अरे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है बात करने का, अभी सब सो रहे हैं। दूसरी तरफ फ़ोन पर कौन था तन्वी नहीं समझ पा रही थी। क्या करूं मैं, मेरी बहन है वो, उसको आने के लिए मना नहीं कर सकी। उधर से किसी के पूछने पर दीदी बोली, 10-15 दिन तो रुकेगी तन्वी, बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं समय निकाल कर आपको कॉल करूँगी। ओके बाय। यह सब कहकर सुधा ने फ़ोन रख दिया। इतनी सुबह कौन दीदी को कॉल कर रहा है, तन्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुधा बेफिक्र होकर पाठक अंकल से बात कर रही थी। बाथरूम के दरवाजे के बाहर तन्वी खड़ी उनकी बातें सुन रही है। इसका अंदाजा सुधा को नहीं था। वह जैसे ही बाहर आई तन्वी को खड़ा देख सकपका गई। किससे बात कर रही थी दीदी? तन्वी के अचानक पूछने पर सुधा हड़बड़ा गई। किसी से नहीं, सुधा ने नजरें चुराते हुए कहा। झूठ मत बोलो दीदी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आप किसी से कह रही थी कि उसको आने से मना नहीं कर सकी। आप यदि मना कर देती तो मैं नहीं आती। वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा और आप छिप छिप कर किससे बातें करती हैं। मुझे किचन में छोड़कर आप बीच बीच में चली जाती हैं। फुर्सत के समय भी आप मोबाइल पे चैटिंग करती रहती हैं। कुछ तो है जो आप छिपाने की कोशिश कर रही हैं। सच बताओ दीदी, कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना किसी के साथ? तन्वी ने सवालों की झड़ी लगा दी। सुधा की पोल खुल चुकी थी। तन्वी से अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसको सच बताना ही सुधा को ठीक लगा। उसने कहा, मैं पाठक अंकल से बात कर रही थी, उनके साथ मेरा अफेयर चल रहा है, 8-10 साल हो गए हैं। यह क्या कह रही हो दीदी? तन्वी ने आश्चर्य से पूछा। मैं सच कह रही हूँ तन्वी, सुधा ने कहा। यह हैंडबैग देख रही हो ना तुम, इसे उन्होंने ही दिलाया है। ब्रांडेड कपड़े, जूते, हैंडबैग, परफ्यूम, गॉगल्स, मोबाइल और यहाँ तक कि पिंटू और निशा के पास जो लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, हैंडीकैम है वो भी उन्होंने दिलवाए हैं। ब्रांडेड टी शर्ट भी। यह सुनकर तन्वी अवाक रह गई। तुम्हारा सिर्फ अफेयर है या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा? तन्वी ने पूछा। मेरे उनके साथ शारीरिक संबंध भी हैं। वे तो जैसे मेरे पर लट्टू हैं। मैं जिस चीज़ की भी डिमांड करती हूँ वह मुझे मिल जाती है। बहुत पैसा है उनके पास और वे उसका दिखावा भी बहुत करते हैं। बस इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, सुधा ने कहा। तुझे विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी उनसे मैं बात की हूँ। अगर मैं उनको फिर मिस कॉल देती हूँ 2 मिनट में ही उनका फ़ोन आ जाएगा। और सचमुच 1 मिनट में ही पाठक अंकल का फ़ोन आ गया। सुधा ने जल्दी से फ़ोन उठाकर कहा, वो गलती से आपको लगा दिया फ़ोन। अच्छा डार्लिंग, मैं फ़ोन रखती हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद सुधा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसते देख तन्वी को बड़ा अचरज हुआ। दीदी, तुम अचानक हंस क्यों रही हो? इस पर सुधा ने कहा, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है गालिब। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। उनको लगता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम उनसे प्यार नहीं करती? दीदी, तन्वी बोल पड़ी। सुधा ने कहा, नहीं, मैं उनके साथ प्यार का नाटक करती हूँ। तुझे मालूम है, मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद है। महंगे कपड़े, जूते,
पर्स आदि तो तेरे जीजा जी नहीं दिला सकते। पाठक अंकल आशिक मिजाज हैं, लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। बस इसी का मैंने फ़ायदा उठाया और मेरे जाल में आसानी से वे फंस गए। प्यार व्यार कुछ नहीं है मुझको उनसे। बड़ा वो बाहर को निकला हुआ पेट, गंजापन, बेडौल शरीर, मेरा उनके साथ कोई मेल नहीं है। मुझे तो महंगे महंगे गिफ्ट से मतलब है जो वे मुझे दिलाते रहते हैं। वे भ्रम में जी रहे हैं और मैं अपना मतलब सिद्ध कर रही हूँ, सुधा ने सपाट लहजे में कहा। उनकी बातें सुनकर तन्वी आश्चर्य से भर गई। कितनी लालची और स्वार्थी है उसकी बहन, मन ही मन सोचने लगी। वह कुछ बोलती उसके पहले पिंटू और निशा कमरे में आ गए। फिर तन्वी नहाने चली गई। तन्वी 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी कि दीदी सुबह से लेकर रात के सोने तक उनके घर के सामने वाले फ्लैट की निगरानी करती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यदि कोई आया है तो कितनी देर रुका है, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है उनको भी सुनने की कोशिश करती। बातें सुनने के लिए वे जो भी काम कर रही होती उसे वैसे ही छोड़ बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती और बातें सुनती। अगर चाय भी पी रही हो तो वे ऐसे बैठती कि सामने वाले फ्लैट में हो रही गतिविधियां देखी जा सके। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.